जी वेलकम। स्टैटिस्टिक्स का अब हम पोर्शन स्टार्ट करते हैं और एक तो आपने मुझे ये बताना है कि लास्ट टाइम जो मैंने वो कैलकुलेटर की एक वीडियो अपलोड की थी, एक्चुअली वो जो उसका एक एड्रेस था वहाँ पर, और आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से मोड चेंज करना है और फिर डेटा एंट्री, स्पेसिफिकली डेटा एंट्री कैसे करनी है। अब उसमें आप नोट करें कि उस वीडियो में मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस नहीं बताई, बड़ी लिमिटेड सी कैलकुलेशन वहां पर है, लेकिन कम से कम ये वो वाली कैलकुलेशन है जो कि एक्सटेंसिवली हम यूज करते हैं, कि बहुत दफा मुख्तलिफ कैलकुलेशन में या बार बार यूज होनी है। और मैंने एक्चुअली स्टार्ट में कहा था कि ये जो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले हैं ये बेसिकली तो रेसिपी हैं, खाना बनाने की रेसिपी की तरह, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हर रेसिपी में यूज होते हैं। जैसे आप कह लें लहसुन है, प्याज है, अदरक है, तो आपकी वालिदा जो है ना वो पहले ही बना के रख लेती हैं, ये तो हर प्याज हर खाने में डालना है, तो इसकी कौन सी पूछने की जरूरत है इसमें ये डालना है कि नहीं। तो इसलिए कैलकुलेटर ने सिर्फ और सिर्फ वो इंग्रेडिएंट जो कि इंपॉर्टेंट थे, हर हर फार्मूले में यूज होने के लिए समझ लें, वो उसने कैलकुलेट करके आपको कह दिया जी कि आप अपना टाइम सेव करें और डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो एग्जाम में भी, अगर मैं नहीं कह रहा कि मीन कोई फाइंड करना कोई बहुत बड़ा आपने कोई एडवांटेज ले लिया है, लेकिन कम से कम टाइम तो बचा लिया ना। डेटा बस फीड करने में जितना टाइम था उतना ही एग्जैक्टली जो है वो आपको दे दिया। अच्छा, एक और चीज, अच्छा पहले तो ये बताएं कि आपको स्टिल अगर उस कैलकुलेटर में जो मैंने एक दो ऑप्शंस आपको बताई थी कि जी स्टैटिस्टिक्स में कैसे जाना है और उसका मोड कैसे चेंज करना है और बाकी सेटअप में कैसे जाना है, तो वो तो आपके पास बहरहाल वीडियो है, आप रिमाइंड कर करके देख सकते हैं। स्टिल अगर कोई उसकी डेटा एंट्री में या इस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैंड रेस करें और अपना क्वेश्चन पूछें कि जो उसमें हमें ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही। ओके फाइन। फिल्म अच्छी वही होती है ना जो सबको इंटरेस्टिंग लगे। हाँ, इसका मतलब अच्छी फिल्म थी, इंटरेस्ट के साथ देखी आप, या देखी है या बिल्कुल भी नहीं देखी, दो ही चीजें होती है। इतनी बोर होती है कि वो देखते ही नहीं है हम, तो इसका नहीं मुझे पता। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसमें अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल का डेटा दिया जाए, जस्ट एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का, अगर सिंगल वेरिएबल का डेटा दिया जाए, एक मिनट जी मैं इसको ठीक कर लूं। जी, अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल वेरिएबल का डेटा आपको प्रोवाइड किया जाए, जैसे ये डेटा सेट था, और एक ऐसा डेटा जिसमें दो वेरिएबल जो है, दो वेरिएबल्स यहां पर रखे गए थे, एक एक्स और एक एफ, और नहीं, एक एक्स और एक एफ, दो वेरिएबल। अगर तो सिंगल वेरिएबल का डेटा हो इस तरह से, कैसे फीड करना वो आपको आइडिया है, और बाद में समेशन एक्स उसने आपको कैलकुलेट करके दिया, समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया, और देन फिर वो मीन वगैरह भी एक ऑप्शंस पे आ रहा था। लेकिन अगर दो हो, एक एक्स और एक एफ, देखिए एफ के ना एक टेक्निकली मीनिंग है, अभी अभी मैंने आपको उसकी कोई मीनिंग नहीं बताया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का वर्ड जरूर बोला था। एक्चुअली मैंने फ्रीक्वेंसी से ही एफ लिया है, लेकिन किसी जगह पर मैंने आपको शायद ये एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी और क्यों लिखी जाती है। ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे हर एक दूसरे क्वेश्चन में आ ही जानी है। ठीक, फिलहाल मैंने आपको ये कहा था कि अगर वो दो वेरिएबल्स हों, एक एक एक्स डेटा और एक फ्रीक्वेंसी, क्या मतलब होता है इसका भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद के लेक्चर्स में। तो बहरहाल पहले आपको वो ऑन करनी पड़नी, फ्रीक्वेंसी कैसे ऑन करते हैं वो सेटअप में मैंने मेंशन है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी ऑन कर देंगे तो फिर तो आपके पास इस तरह से दो दो डेटा वैल्यूज चलेंगे ना, ऐसे करके, तो डेटा तो आप दो वैल्यूज का ही चलेगा। लेकिन जब आप नोटेशन में करेंगे इसको, तो प्रेस आप यही करेंगे, समेशन एक्स, लेकिन टेक्निकली वो बताऊं क्या करेगा, वो खुद ही पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेगा और फिर सम करेगा ऑटोमेटिकली। आपको नजर नहीं, आपको नहीं पता आप क्यों कर दिया उसने। न्यूमेरिकल्स में देखेंगे जब भी एफ आएगा हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ इस तरह से करेंगे,
लेकिन अगर एफ भी साथ अवेलेबल हुआ तो उसने खुद ही एफ से मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स स्क्वायर को फिर सम करना। और आप नोट करोगे जब भी हमारे डेटा में एफ होगा हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें एफ से मल्टीप्लाई ही करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर आप अपने मेरी इस कैलकुलेशन को भी देखें जो मैंने इस वक्त बोर्ड पे की है, देखें मैंने समेशन एफ नहीं किया बल्कि एक्स से मल्टीप्लाई करके किया। इसका मतलब यह हो गया कि आप अगर एक्स और एफ का डेटा वहां फीड कर लें, कैसे फीड करना है, सेटअप ऑन करके, बाद में कैलकुलेटर में सिर्फ आप ये करेंगे और देखेंगे कि उसने यही काम किया है, यानी कि वो खुद ही, ये नहीं आपको शो करेगा, ये कॉलम नहीं शो करेगा, वो उसकी मेमोरी में वो स्टोर है कॉलम, यानी कि उसने कर लिया, वो आपको 43 आंसर शो करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखें कि यहां समेशन एफ, अब यहां पर आप ये नहीं करेंगे, कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप जब भी समेशन एक्स करेंगे उसने इसको एफ से मल्टीप्लाई करके आपको देना, जबकि यहां तो ये नहीं करेंगे आप, ये आपको सेपरेट करना होगा। इसको आप कर सकते हो, कैलकुलेटर में सिर्फ आप ये लिखेंगे, उसने खुद ही इसे एफ से मल्टीप्लाई करके और आपको आंसर देना, और उसके बाद की शायद कोई कैलकुलेशन जो है वो आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर अवेलेबल नहीं होगी, आपको मैन्युअली ये परफॉर्म करना होगा। तो कहना ये है कि सारी की सारी कैलकुलेशन अगर आप कहें जी ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इसके लिए एक्सेल फलाम वो आपको चूंकि एग्जाम में अलाउ नहीं है एक्सेल वगैरह, वरना उसके ऊपर तो ये सारी कैलकुलेशन वैसे ही हो जाती है। तो देन एक आइडिया ये था कि आपको किस तरह से कैलकुलेटर, तो अब आप जब भी मेरी क्लास अटेम्प्ट करने के लिए बैठे तो आपके पास पेपर, पेंसिल एंड कैलकुलेटर ये जरूर होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा जी, ये अब एक्चुअली मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स आपसे ले लिए, लिख भी दिया मैंने, सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ किसके, स्टैटिस्टिक्स फार्मूला, कि जी स्टैट्स के फार्मूले में कुछ इंग्रेडिएंट यूज होने हैं, और वो जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहां पर मेंशन कर दिए। नेक्स्ट है, आप समझ लें हमारा मेन काम, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन रिकॉल करें तो मैंने वहां पर आपको कहा था स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ, पहला काम देखें कलेक्शन, वो आपको समझा दिया प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, और किस तरह से आपने प्राइमरी सेकेंडरी डेटा जो है वो आपने कलेक्ट करने, तो वो तो आ गया था कलेक्शन में। अगला स्टेप्स है प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपको बहुत कुछ आता है, आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको बोलना नहीं आता, किसी को बताना नहीं आता, किसी को प्रेजेंट करना नहीं आता, तो उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं। आप बता ही नहीं पा रहे, आप प्रॉपर तरीके से उसको, आप कहते हैं ना यार उसे आता तो नहीं, उसे बहुत कुछ आता है, वो आता होगा यार लेकिन क्या फायदा, वो तो हमें समझा ही नहीं पा रहा। आप उसे कहते हो ना कि ठीक है जी उसका फलान टीचर बड़ा लायक होगा, पीएचडी होगा, फलान होगा, लेकिन क्या फायदा, हमें तो वो समझा ही नहीं पा रहा। दैट इज प्रेजेंटेशन कैसे करनी। तो हम भी कहेंगे कि ठीक है जी हमने डेटा इकट्ठा किया, आप बड़ा कहते हैं जी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा मेरे पास है, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से उसे लिख ही ना पाए, किसी को बता ही ना सके प्रॉपर तरीके से, तो वो तो नहीं उसको समझ आएगी कि आपके पास क्या है। When the suitable statistical data have been collected, जो भी आप प्राइमरी सेकेंडरी डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है, प्राइमरी ज़ाहिर सेकेंडरी तो ऑलरेडी अरेंज ही होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंसंट्रेशन और द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कंडेंस करके उसको कम करके आपको बताना है। जैसे नहीं कहता यार ये मुझे लंबी चौड़ी कहानियां ना सुनाओ, दो लफ्जों में अपना मुद्दा बयान करो, 2 लफ्जों में, शॉर्ट टाइम में, जल्दी कंडेंस करके अपनी इंफॉर्मेशन मुझे दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी बातें सुनता रहूं। तो जस्ट लाइक दैट, वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है 40,000 वैल्यूज को देखते रहें, और जरा ऐसे जरा दिखाओ ना हमें, एक नजर में हमें समझ आए। तो बिल्कुल हम आपको ऐसे प्रेजेंट करना सिखाएंगे कि एक नजर लगाएंगे और आप कहेंगे हाँ जी समझ आ गया, आगे बताओ क्या कहना है। सो दैट वैलिड इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन, फौरन देख के हमको चीजें डिसाइड करें। मेथड्स कौन कौन से हैं डेटा प्रेजेंट करने के, जो कि आपके कोर्स में है। एक मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिकल मेथड है, किस तरह से आप किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना सकेंगे। सेकंड, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आपको ग्राफ सिखाए जाएंगे। ग्राफ के बड़े एडवांटेज होते हैं, बड़ा क्विकली आप किसी को अपनी इंफॉर्मेशन समझा सकते हैं। किसी को मैथ्स की इंफॉर्मेशन समझानी हो
कि जी आज मैच दो टीमों का हुआ है, तो इधर मेरे ख्याल रूटीन में ओवर्स होते हैं और इधर रन्स होते हैं, इधर ओवर्स होते हैं इधर रन्स होते हैं, और देन वो एक टीम का ग्राफ ये चलता है और दूसरी टीम का ग्राफ ऐसा चलता है। आप कहते हो बड़ा पहली टीम तो बहुत डाउन जा रही थी, बस आखिरी को 5-7 ओवर में ही गया और आखिरी 2 ओवरों में तो कमाल हो गया, देन ऊपर चले गए। तो मेरा ख्याल है वही बात, 1 मिनट में आपने 100 ओवर समझा दिए किसी को, ठीक है, उसकी डिटेल तो उसके ऊपर चाहिए कि पहले ओवर में कितने रन हुए, दूसरे में कितने हुए, तीसरे में क्या हुए, तो उसने फौरन नहीं इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया कि जी पहली टीम जो थी वो तो ग्रेजुअली बढ़ी है, लेकिन दूसरी टीम तो 40-45-46 ओवर तक तो डाउन थी, और बिल्कुल आखिरी 2 ओवरों में एकदम उसने कुछ 40 कोई 22-22 18-18 रन 2 ओवरों में किया, देन विन। चले जी, आपने इन्फर ड्रॉ कर दिया। तो यही हम आपको समझा रहे हैं कि ग्राफ का क्या फायदा है, क्विक वे। मैं कहता तो ग्राफ डेटे का फास्ट फूड होता है, फास्ट फूड जल्दी से तैयार होता है ना, इसलिए उसे फास्ट फूड कहते हैं। आल्दो को बहुत ज्यादा हेल्दी फूड नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है, जल्दी से तैयार बर्गर खा लिया, फलां खा लिया, तो हेल्दी तो नहीं है, होते जंक फूड है, लेकिन कम से कम जल्दी से तो बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मैं बहुत ज्यादा वर्ड बोल रहा हूँ कि इतनी डिटेल नहीं इसमें होती। अगर आप कहें जी अच्छा जी 7th ओवर में कितने रन हुए थे, ग्राफ से चेक करें, तो शायद बहुत ज्यादा एक्यूरेटली आपको गेस करने में प्रॉब्लम आए। अच्छा, दूसरा ये होता है, वो कहते हैं ना पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड्स, कि जो पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड्स बोलने की बजाय वो एक पिक्चर ही आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज हो जाती है, कुछ शायद लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं रहती आपको। तो पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड्स। लाइक आप अपने फादर के पास जाते हो और जाके उसे कहते हो कि अब्बू आज मुझे पैसे दे दे, मैंने एडमिशन लिया है, मैंने कॉपी लेनी है। नेक्स्ट डे अब्बू इतने पैसे दे दे, मैंने फलां काम करना है। अब्बू इतने पैसे दे दे, मैंने कॉपी लेनी है। अब्बू कहते हैं कि आपने बेटा परसों तो ली थी, वो जी फट गई, चलें आज फिर ले लें। अच्छा, जब 4-5 दिन आप यही कहते रहते हो कि इतने पैसे दे दें, ये करना है, इतने पैसे दे दें, एक दिन आपके अब्बू फर्ज करें घर में बैठे हैं, आप उसे कहते हैं अब्बू इतने पैसे दे दें। अब्बू ना आपको सिर्फ आंखें घुमा के देखते हैं, यानी कि गुस्से से ना नजर घूर के, जिसे कहना, अभी वर्ड कुछ नहीं बोला उन्होंने कि क्या करने हैं पैसे, कहाँ खर्च करने हैं। सिर्फ आपने अब्बू से पैसे मांगे और आपके अब्बू ने चेहरा आपकी तरफ घुमाया, आपने अब्बू की चेहरे की आंखों की वो डायरेक्शन देखी, आपने कहा रहने दे अब्बू, मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगा, कोई फिक्र की बात नहीं। आपके अब्बू ने तो आपको कुछ कहा ही नहीं है, हैं? एक वर्ड भी नहीं बोला, तो फिर आपको क्या समझ आई है? आपने उनका ग्राफ चेहरे का देख लिया है, ठीक है ना। जैसे वो इमोजीज होते हैं कि जी अप हो तो खुश होता है, डाउन हो इमोजी तो आप कहते हैं जी वो सैड है, तो ग्राफ ही तो होता है। तो देखिए आपको वहां वर्ड नहीं मिलते, आप वो स्टिकर जो लगा देते हैं, किसी को चीज पसंद आती है तो इमोजी की शक्ल ऊपर कर देते हैं, उसकी नीचे कर देते हैं, तो कहते हैं ये हैप्पी फेस है। कहाँ लिखा हुआ ये हैप्पी फेस है? कहीं सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ कि ये हैप्पी फेस है, और आप कहते हो ये सैड फेस है। तो पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड। तो आपको भी मैं पिक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा, यानी ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप बड़ी जल्दी आप चीजें समझ जाएंगे। और तीसरा जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। बिल्कुल वही तना और पत्ते की तरह का ही शायद ग्राफ होगा, लेकिन बड़ा इफेक्टिव होगा। एक्चुअली इस ग्राफ में ना एक डिसएडवांटेज भी होगा, यानी कि ये इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग आपको होंगी। आप कहेंगे ये इस ग्राफ में तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें ये इंफॉर्मेशन फ्लॉ इंफॉर्मेशन इसमें मिस हो जाती है, तो उसका क्या करें? तो हम कहेंगे हाँ ये तो इसका मसला है। अगर ये इंफॉर्मेशन भी आपको रिक्वायर है तो फिर थर्ड ग्राफ में जाएंगे, दैट इज स्टैंडर्ड। अब एग्जाम में एग्जामिनर हो सकता है आपको ये पूछ ले कि व्हाट इज द, लिखा हो द रियल एडवांटेज ऑफ द graphical presentation is data is that we can get detailed information of the data, or we can get rough information from the or quick information from the data। तो डिटेल इंफॉर्मेशन तो उसका एडवांटेज ही नहीं है ग्राफ का ना। ग्राफ का तो एडवांटेज है कि आपको क्विकली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आल्दो डिटेल नहीं होती। डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो शायद हम बाकी प्रेजेंटेशन, तो इस तरह का एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है। अच्छा, मैंने आपसे अब याद रखें कि जो डिस्कस किया था वो 3 तरह का डेटा सेट था। एक क्वालिटेटिव डेटा था, एक
क्वांटिटेटिव था, और क्वांटिटेटिव में आगे दो सब कैटेगरी थी, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। तो तीन हो गए, क्वालिटेटिव और दो क्वांटिटेटिव में आगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अच्छा, इनमें मैंने आपको ऐसे ही डेटा प्रेजेंट करना है और साथ साथ बताई जाना है कि जी अगर डेटा क्वालिटेटिव हो तो इस तरह का ग्राफ या इस तरह का टेबल बनेगा, और इस तरह का ग्राफ, ये दोनों इकट्ठे चलेंगे, यानी कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। अगर टेबल बनाना हो, न्यूमेरिक्स में डेटा लिखना हो तो किस तरह से, और अगर उसी डेटे को ग्राफ में प्रेजेंट करना हो तो कौन सा ग्राफ। बात ये नहीं है कि आप कहें जी ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, क्वेश्चन ये होगा कि अगर इस किस्म का डेटा हो, व्हाट इज द सूटेबल ग्राफ। सूटेबल कौन सा रहेगा, मैं आपको 10 ग्राफ बता दूंगा, बिल्कुल आपको बताया जाएगा इस डेटे के लिए ये करना है, इस डेटे के लिए ये करना है, और आप इसको ना छोड़ जाइएगा कि जी हमें वो एग्जामिनर कहेगा एग्जाम में तो हम बना देंगे, वो तो कहेगा नहीं, क्यों, अब तो आपको पेपर जमा ही नहीं कराना, तो वो तो आपको ये नहीं कहेगा कि बताएं कौन ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। शायद आपसे ये पूछे 1 मार्क क्वेश्चन कि अगर मेरा ये डेटा हो तो आपके ख्याल में विच शुड बी द सूटेबल ग्राफ, व्हाट शुड बी द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्या होनी चाहिए। तो आपको चूंकि टीच किया गया होगा कि इस सूरत में ये वाला ग्राफ जो है वो सूटेबल है, तो आप उसको आंसर करें। चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कंसिडर द डेटा अबाउट जेंडर ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स क्या है, इंडिविजुअल्स, और क्या कैरेक्टरिस्टिक नोट किया गया है, जेंडर। पहला स्टूडेंट क्लास का डेटा रिकॉर्ड किया वो मेल था, नेक्स्ट रोल नंबर पर हमने नोट किया वो फीमेल का था, देन मेल देन फीमेल एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो नोट करें ये कौन सा डेटा है, ये क्वालिटेटिव। मैंने स्टूडेंट का वेट नहीं पूछा, मैंने उनकी एज नहीं पूछी, कोई मार्क्स नहीं पूछे, यानी कि जो मुझे आंसर मिलेंगे वो क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी में मिलेंगे। वो मेल है, फीमेल है, मेल है, फीमेल है। कहता है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहला जो था लाइक दिस वन, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी से ही आगे एक और कैलकुलेशन आपको वो करने के लिए कह रहा है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, देखा वो उधर मैथ में भी परसेंटेज, स्टैटिस्टिक्स में भी, तो ये तो हर जगह ही हमारे पीछे पीछे रहेगी ये। तो उसने 3 काम करने के लिए कहा, कहता ये बनाएं, कैलकुलेट करें, इसे कैलकुलेट करें ऑफ द अबव डेटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, बताएं इसके मीनिंग क्या है। यानी कि कैलकुलेशन तो चले कर दें आप कि आपको समझ आ रही है कि इसके मीनिंग क्या है जो आपने कैलकुलेट किया, और फिर एक और क्वेश्चन कहता है जरा इसका ग्राफ भी, और आपके ख्याल में क्या ग्राफ इसके ऊपर सूटेबल बने। तो यानी कि जो पहली 2 प्रेजेंटेशन है वो आपसे पूछा रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनाएं, और बाकी उसके आगे ही 2-3 रेलेवेंट कैलकुलेशन आपको करने के लिए कह रहा है, और एट द एंड आपसे ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि मेक एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। अप्रोप्रिएट ग्राफ भी इस डेटे का बनाएं कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे आप नोट कर लें, जो जेंडर है उसकी पॉसिबल रीडिंग, जेंडर आप कहें जी पॉसिबली इस डेटा में या तो मेल हो सकता है या फीमेल, पॉसिबली इस डेटा में या मेल हो सकता है या फीमेल, ठीक है। और उसके बाद पूरे डेटा से काउंट करके लिख दें कि जी इस डेटा में मेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 3, टोटल 10। बड़ा ही क्लियर हो गया। इसको काउंटिंग को गिन के लिखने को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वही फ्रीक्वेंसी जिसे एफ कह रहा था। तो फ्रीक्वेंसी स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी मेल। अगर कहूं मेल की फ्रीक्वेंसी क्या है तो एक्चुअली आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी मेल्स इन द डेटा। फीमेल की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ मेनी फीमेल्स इन द डेटा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअली काउंट को बताती, काउंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपकी क्लास में जी मेल फ्रीक्वेंसी 40 है, फीमेल फ्रीक्वेंसी 20 है, तो बता रहा हूं हाउ मेनी मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन अ क्लास। तो फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं, कोई नई चीज नहीं है, इसे ही कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। तो मैंने क्या किया है, ये एक ऐसा टेबल है जिसमें
फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया जा रहा है कि जी मेल की फ्रीक्वेंसी एंड देन 3 और टोटल जो 10 था उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया जा रहा है, टोटल नंबर 10 को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया जा रहा है हाउ मेनी मेल एंड हाउ मेनी फीमेल्स इन द डेटा। तो सिंपल कि आप जस्ट जो उसके पॉसिबल, अगर ये कोई और ऐसा डेटा होता जिसमें कोई कलर वगैरह का जिक्र होता, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट ब्लैक 5, तो आपने 5 उस साइड पर लिख देने थे और आगे उसका नंबर लिख देना था। देखिए आल्दो ये बड़ा छोटा सा डेटा सेट है, लेकिन इवन देन अगर मैं ये एक टेबल बना हुआ हो और ऊपर वाला भी हो तो मैं किसी से पूछूं कि अच्छा यार ये जो आपने डेटा इकट्ठा किया इसमें मेल कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? खैर जी एक दफा गिन के बताते हैं। लेकिन लेट्स सपोज किसी के आगे आपने ये टेबल रखा हो जिसमें लिखा हो मेल और उसके आगे लिखा हो 7 फीमेल 3, तो क्या लफ्ज कहते हैं ना, अंधों को भी नजर आता है, उससे मतलब यही लिया जाता है ना, साफ तो क्लियर है क्या गिन। उसने अभी गिनना स्टार्ट किया, दूसरे का 7 फौरन। तो इसलिए कि आपने टेबल इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। इस वक्त ये डेटा क्वालिटेटिव है और मैंने इसका टेबल जो है वो क्वालिटेटिव डेटे का टेबल कैसे बनाता है, सिंपल इज दैट कि जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उसको लिखने के बाद आगे उसका नंबर लिखते तो हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी बन गई। तो मैंने ये इसी बेस पे ये जेंडर लिख दी मेल फीमेल और यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख दी एंड देन टोटल फ्रीक्वेंसी इज 10। नेक्स्ट कॉलम उसने कहा था हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके अगले किसी कैलकुलेशन में, या एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल। आपने जी फ्रीक्वेंसी तो समझ आ रही है 7, उसका मतलब होता है इतने मेल है, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? बेसिकली अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर द टोटल। ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 7 over the total 10.7, frequency 3 over the total, यानी कि summation f कह रहा हूं ना, तो 10.3 and 0.7 और इनको जब आप एड अप करोगे श्योर 1, ये हमेशा 1। और एग्जाम में क्वेश्चन आया था what should be the sum of relative frequency, always 1 maybe 1 ऐसे करके, तो मे का मतलब हो सकता है 1 हो जाए, तो ऐसा नहीं है, always 1 जरूर 1 होनी चाहिए। वो इसलिए कि जब आप ऊपर f ले रहे हैं नीचे टोटल ले रहे हैं, ऊपर दूसरा f ले रहे हैं नीचे टोटल ले रहे हैं, तो जितने भी f होंगे अगर आप उनको न्यूमिनेटर में ऐड कर लें तो नीचे भी तो आपने f ही तो ऐड किया हुआ पहले, तो 1 नहीं होगी, तो डाउट ही नहीं है। तो सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1। अब टेक्निकली इसके मीनिंग क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.7 आ गई जी, मेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.7 है। मैं देखें, मैं इसको पढ़ रहा हूं। इफ देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आउट ऑफ दैट 10 स्टूडेंट 7 आर मेल, 3 स्टूडेंट्स आर फीमेल, relative frequency. If there is only one student in the class, only one student in the class, out of that one student 0.7 student male and 0.3 students are female। ये तो बड़ा ऑकवर्ड है कि ये क्या कह रहे हैं अजीब, एक में से। तो याद करें जब मैं ये बिल्कुल वही उसी तरह की कैलकुलेशन है जब हम मैथ्स में भी कर रहे थे, जब हम 7/10 करते हैं, 7/10 अगर आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की है तो याद करें क्या है, ये आउट ऑफ 1, ये आउट ऑफ 1 है। वहां पर मैंने कोई नाम नहीं दिया था, स्टैटिस्टिक्स वाले कहते हैं कि इट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव टू 1, तो ये बन गया आउट ऑफ 1। तो जब मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीन है हाउ मेनी, फ्रीक्वेंसी का मीन है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी मेल आउट ऑफ 10, 7। लेकिन अगर कहें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मेल इज 0.7 आउट ऑफ 1, ना भी 1 बोले तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यही बता रही होती है, ये आउट ऑफ 1 है। ये तो ऑकवर्ड है, ये आउट ऑफ 0.7 एक मेल तो चलो बात सुनी थी, ये 0.7 मेल, इसका क्या मतलब है? तो क्या किया जाता है अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए इसी को हम परसेंटेज में बदल देते हैं। तो ये आउट ऑफ 1 थी और ये क्या बन गई आउट ऑफ 100, यानी कि परसेंटेज बड़ा क्लियर हो गया, 70% मेल है 30% फीमेल है, कोई डाउट नहीं है। कितना सम होना चाहिए 100। तो आई थिंक सो
कि आपको 3 कॉलम क्लियर हो गए, और जो आउट ऑफ 1 वाली चीज में उधर सिर्फ आउट ऑफ 1 ऐसे ही बोल देता था, दैट इज पार्ट ओवर होल, तो ये भी तो पार्ट ओवर होल ही है ना। मेल इज अ 1 पोर्शन ऑफ द टोटल, ओवर होल इज अ 10, तो 7/10 पार्ट ओवर होल इज आउट ऑफ 1, उस आउट ऑफ 1 को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसलिए कि हमारे लिए ये फ्रीक्वेंसी जो कि एक पार्ट के तौर पर आ रही है, और ये सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो कि टोटल के तौर पर आ रही है, तो पार्ट ओवर होल की बजाय जो है वो हम फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी वर्ड बोल दें, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम कह देते हैं दैट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मेक्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, relative frequency, percentage frequency of the above data, and interpret your result। तो साथ हम बढ़ रहे हैं 0.7 का मतलब है if there is only 1 student in the class, out of that 0.7 students are male, and if there is only 1 student in the class, 0.3 students are a female student in that class, and then it is difficult to interpret it as 0.7 or 0.3 out of 1, so we convert that number into percentage by multiplying that number by 100. So it is more sensible to say 70% of the students are male and 30% students are female in the class. I think so कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर होगी। अच्छा, अब थर्ड आ गया, अगला जॉब आ गया, कहते जी अगर इसी डेटा को ग्राफ की मदद से लिखना हो, बोल दिया ना कि ग्राफ जो होता है इज अ क्विक वे ऑफ रिव्यूइंग योर डेटा। ऑल्दो ये कोई डेटा कोई बहुत लेंथी नहीं है, पर नजर तो आ रहा है 10 टोटल है जी, 7 मेल है 3 फीमेल है, लेकिन इवन देन ग्राफ का एडवांटेज ज्यादा उस वक्त होता है जब हमारे पास ना ज्यादा डेटा हो, क्योंकि आपको सिर्फ समझाने की हद तक है, तो बजाय इसके कि मैं कोई 15-15 20-20 वैल्यू लिखूं और 2-2 पेजेस पे डेटा ही चला जाए, तो समझानी तो वही चीज है। तो ग्राफ कैसे बनाना है, अगर डेटा क्वालिटेटिव हो, यानी कि ये है क्वालिटेटिव डेटा, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए जो सूटेबल ग्राफ है उसको हम कहते हैं सिंपल बार चार्ट। बार इसलिए कि ग्राफ देखें इसमें बार बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड बार, ये बार है, ये लाइन है ना, तो ये बार है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल। अब सिंपल का मतलब एक्चुअली आसान नहीं है, भाई सिंपल है जी, आसान है इसलिए सिंपल कह रहे हैं, ठीक है आसान तो है, लेकिन सिंपल से मुराद है कि आपने जो इसमें रिप्रेजेंट की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर की, जेंडर जिसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक मेल और एक फीमेल। कलर आपके जो 5 है तो 5 कैटेगरी नहीं है, नहीं, कलर सिर्फ एक क्वालिटेटिव है कलर, वो 5 उसकी कैटेगरीज हैं। तो जेंडर एक्स एक्सिस पर आपने उसकी कैटेगरीज लिख दी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर, और जितनी हाइट यानी कि जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी थी उतनी हाइट की आपने जो है वो बार ड्रॉ कर दी। अब ये जो बार की हाइट है वो तो 7 होनी चाहिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसकी ये जो विड्थ है वो कोई जरूरी नहीं है, आप इतनी विड्थ की बना दें यहाँ पर, ठीक है, आप जरा उसके वाइड विड्थ बना दें, ठीक है, तो ये कोई नहीं, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है जी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाँ हाइट जरूर होनी चाहिए जितना डेटा सेट को आपने प्रेजेंट करना है। फिर दूसरी कैटेगरी, इसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये भी कोई न्यूमेरिक नहीं है, आप थोड़ा सा बस स्पेस देके उसको लैदा करके एंड देन एंड सेकंड बार विच रिप्रेजेंट्स द फीमेल। अब देखिए अगर मैं आपको फर्ज कर ये कह भी दूं तो आप कहेंगे नंबर आप रीड करेंगे, फर्ज करें ये 5-6 कैटेगरीज हैं, नंबर आप रीड करेंगे फिर ही बताएंगे ना विच वन हैज द हाईएस्ट, लेकिन ग्राफ में आपने फौरन करना मेल, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये बार जो है वो ज्यादा हाइट पर है। और नोट करें ये सारी चीजें नोट करें जब आप करते हैं वैल्यूज को फाइंड करते हैं, नोट करने के लिए जब आप फाइंड करते हैं वो क्रिकेट मैच में ज्यादा होते हैं ना ओवर्स, तो 50 रीडिंग आप समझ ले होती है क्रिकेट मैच की, फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 50 रीडिंग उस क्रिकेट मैच में होती हैं। इधर रन होते हैं तो आपने ये बार्स देखे होंगे वहां पर ऐसे करके, ऐसे करके बार्स बनेंगे, ठीक है, फौरन आप कह देंगे कि ये जी इस थर्ड फोर्थ ओवर में ज्यादा रन्स हुए हैं और इस ओवर में कम हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, कैसे पता चला जी, और बाहर नजर तो आ रहे हैं। बजाय इसके कि मैं 50 ओवर्स को आपको बताऊं, 50 ओवर्स का आपको मैं बताऊं,
वो मैं सिंपली जो है ना वो फौरन आपसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते। अब देखें ना लोग कैसे डिसाइड करते हैं। मैं फर्ज करें एक लाहौर में मुझे किसी जगह पर विजिट करना था किसी ऑफिस में, तो बहना कि स्पेसिफिक टाइम पर रश होता है और किसी जगह पर कभी टाइम ऐसा होगा कि इतना ज्यादा रश नहीं होगा ना, लाइक किस तरह से। अब मैं तो ज़ाहिर है मुझे तो नहीं पता कि मंडे को ज्यादा रश है, मेरे पास ऑप्शन थी, मैं किसी भी डे पे जा सकता था, किसी भी टाइम पे जा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे फैसलाबाद से लाहौर जाना है, पहुंचना है, काम अपना करना है, रिटर्न बैक। तो मुझे वहां पर रश में ना फंस जाऊं, उस ऑफिस में आगे जाऊं, 100 लोगों की लाइन लगी हुई हो, 4 घंटे मुझे उधर ही लग जाए, तो मेरे लिए ये मुश्किल था। डे कोई भी हो सकता है। अब तो बहुत बात फिर वो डेटा का आ गई ना, मैंने अब डिसीजन करना है किस दिन जाऊं किस टाइम जाऊं। मैंने उसकी वेबसाइट खोली, अच्छी कंपनी है ना, अच्छी कंपनी की वेबसाइट होती है, मैंने उसकी वेबसाइट खोली। उस वेबसाइट में उन्होंने 2 ग्राफ मुझे दिए हुए थे। यहां उन्होंने लिखा हुआ था मंडे, ट्यूसडे, ऐसे करके ना, और तो इस साइड पे था टोटल विजिटर्स कि जी मंडे को जो भी डेटा जितनी देर हो चुकी थी, मतलब उनके पास लास्ट 3 मंथ का डेटा था, उन्होंने ना यहाँ ग्राफ बनाए हुए ऐसे कर ऐसे करके ना उन्होंने डे वाइज ग्राफ बनाए हुए थे। मैंने फौरन डिसाइड किया कि मुझे जी थर्सडे को जाना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को जाना चाहिए। क्यों? उन्होंने डेटा के मुताबिक, मैंने उनका नंबर ना पढ़ा, मैंने कहा अच्छा जी ये क्या है जी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये ठीक है, सबसे कम लोग विजिट इस दिन करते हैं, जुमा जी उस दिन, ओके। फिर मैंने जुमे को चले गया, तो जुमे को दिन फ्राइडे का, फिर आगे डिटेल थी उनकी फ्राइडे कि आल्दो विजिटर सबसे कम है, और ये फ्राइडे की डिटेल थी उनकी ना, ऐसे करके। ज़्यादा सुबह 8 बजे अगर तो बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन 10 से 12 बजे जो है ना वो मोस्ट पॉपुलेटेड होता है, ऐसे करके ना। और देन दिस वन, वो हॉस्पिटल था, लोग बाइट से ज्यादा आते थे, तो ज़ाहिर है जो आते थे मेरी तरह वो वापस भी रिटर्न ख्वाहिश होती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाता ही एंड टाइम पर, बहुत कम रश होगा, चंद लोग होंगे, तो देन गया और बिल्कुल खारक बैठे थे, अपना 10 मिनट में काम किया एंड रिटर्न बैक। देखो मैंने डिसीजन किया किसको देख के, डेटा को देख के। कैसे? ग्राफ देखे मैंने, मुझे पता चला इस डे रश कम, इस टाइम पर रश कम। तो आपने भी कभी विजिट करना हो ना, मैं आज ही वो क्या केयर फार्मेसी को मैंने ओपन किया, तो केयर फार्मेसी का ग्राफ आ रहा था कि जी ये हमारे नंबर ऑफ विजिटर्स हैं। और कहाँ ग्राफ सबसे ज्यादा था? शाम को 7 से 9 बजे के दरमियान जाके देखें, उतना महल होटलों में रश नहीं होता जितना मेडिकल स्टोर्स पर रश होता है। जैसे वो कोई फ्री की कोई फूड आइटम सेल आउट का, क्यों? लोग अपने बिजनेस से, अपने ऑफिस से वापस आते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, चले जी अब जरा निकले बाहर और दवाई भी लेते हैं। तो मोस्ट विजिटिंग टाइम लोगों के 7 से 9 है मोस्ट विजिटिंग टाइम। तो डिसीजन करें ना, अगर आपने अपना, बजाय इसके कि ऐसे ही आंखें बंद करें, तो आप, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना जिन्होंने अपना डेटा प्रेजेंट किया। अब तो हर कंपनी, हर छोटी बड़ी जो है वो सब डेटा की वेबसाइट पर है, वहां ओपनिंग क्लोजिंग टाइम उनके आ रहे हैं कि जी ये ऑफिस है, इतने बजे खुलता है, इतने बजे बंद होता है। और वहां पर आप विजिट्स उन्होंने बताए हुए हैं, किस डे हमारे कितने विजिटर टोटल आते हैं, किस दिन कितने आते हैं, फिर हर दिन के आगे टाइम के विजिटर्स बताए हैं। लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन बड़ी क्विक वे से, यानी कि उन्होंने ग्राफ बना के बताए, सिंपल बार चार्ट। क्यों? सिर्फ डेज रिप्रेजेंट करने थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 कैटेगरीज होगी ना, और उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स उन्हें जो है वो प्रेजेंट करने थे। तो इसलिए सिंपल इज दैट। मैंने जरा थोड़ा सा ना आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया कि लोग ऐसे नहीं है। ये क्या, आप वो जाके देखें ना, वो जो कोरोना का ग्राफ चल रहा है, नीचे डेज है, नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ कोरोना, आहिस्ता आहिस्ता बड़े पीक पे गए, नाउ देयर इज अ डाउनफॉल, ये नीचे आ रहे हैं। लोग रिकवरी उनकी ज्यादा हो रही है, लोगों में अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा हो गई है, स्प्रेड कम हो गई है। बहरहाल वो ग्राफ से पता चल रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना का डाउनफॉल है, और ये हर उस बीमारी का होता है जो कि इस तरह से स्प्रेड करती है। और कुछ कंट्री स्टिल ऊपर जा रहे हैं,
ठीक है ना। तो आप वर्ल्ड बैंक उसकी जो वर्ल्ड WHO है उसकी अगर वेबसाइट पर जाके देखें, आपको नंबर नहीं, नंबर दे भी देना तो बड़ा मुश्किल होता है, इसमें इतने हजार इतने सौ इतने, इसमें इतने हजार इतने सौ इतने। अब लोग फॉरेन कहते हैं जी अमेरिका में ज्यादा है पाकिस्तान में कम है, इंडिया में ज्यादा है पाकिस्तान में कम है, तो ये गलत है। इसलिए गलत है, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है। अगर उधर इंडिया में 4 पेशेंट है कोरोना के, पाकिस्तान में 1 है, फर्ज करें, आप कहें देखो जी इंडिया में तो 4 पेशेंट है, भाई उसमें लोग भी तो ज्यादा है ना, लोग भी तो ज्यादा है ना। तो ये तो कहना, हाँ अगर 10 टोटल लोग हैं, 4 को कोरोना हो गया और फर्ज करें पाकिस्तान में रहता ही सिर्फ 1 लोग और उसी को कोरोना हो गया, तो 100% तो बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फिगर्स होती है ना, ग्राफिक फिगर्स होती हैं, ये आपको बहुत डिटेल तो नहीं बता रही होती, लेकिन कंपैरेटिव जरूर होती हैं। फौरन आप हर कंट्री का ग्राफ देख के और आप तो शॉर्ट कर रहा हूं, जब भी डेटा क्वालिटेटिव होगा और आपको उसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा, तो सिंपल उसकी कैटेगरीज लिख के आगे उसके नंबर्स लिख दें, एंड देन उसकी ही आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि आउट ऑफ 1, जिसका फार्मूला F ओवर समेशन F, एंड देन टू मेक अ अंडरस्टैंडेबल इंटरप्रिटेशन कन्वर्ट दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 चीज हो गए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, रिलेटिव बना दी, परसेंटेज बना दी, एक्सप्लेन कर लिया, एंड देन ग्राफ। और एग्जाम में भी आपको कुछ इस तरह से कह के वो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ टू प्रेजेंट दिस डेटा, तो द आंसर इज सिंपल बार चार्ट। अच्छा, इसमें जो बार्स मैंने इस वक्त कंस्ट्रक्ट किए हैं वो वर्टिकल है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बार जो है वो वर्टिकल ही होने चाहिए। और सम टाइम अगर आप नोट करेंगे ना, तो वो कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल बार्स भी बना देते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है, ये इस तरह से बनाते हैं। तो पर्पस यही होता है कि देखें जी ये कम है और ये जो है वो ज्यादा है, तो एक ही बात है। कुछ लोग हाइट को ज्यादा इजीली कंपेयर करना समझते हैं कि ये हमारे लिए ज्यादा शायद इजी है, और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं जी आप हॉरिजॉन्टली आपने, तो कोई कंडीशन नहीं है कि आपने वर्टिकली बनाना है। इसमें मेल, अगर आपने इस तरह से ग्राफ बनाने हैं तो मेल और फीमेल इस साइड पर आ जाएंगे, इस साइड पर फर्ज करिए मेल और फीमेल, और स्टूडेंट के नंबर जो है वो इस साइड पे, तो कोई कंडीशन नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये इंटरचेंजेबल है। एक्सेल वगैरह में या आप कभी इवन टीवी में भी देखो ना, तो कुछ ग्राफ्स वो वर्टिकली बनाए होते हैं, तो कुछ तो पहचानना हमें कंसर्न है। बार बने हुए हैं, कैटेगरीज एक ही लिखी हुई है, बनी हुई है, कैटेगरीज 2 हैं, लेकिन वेरिएबल किसकी कैटेगरी, जेंडर की, जेंडर की 2 कैटेगरीज है, तो हम इसे कहते हैं द मोर सुटेबल ग्राफ इज द सिंपल बार चार्ट। ये मैंने आगे डिस्क्रिप्शन लिख दी। अ सिंपल बार चार्ट इज अ टाइप ऑफ चार्ट व्हिच शोज द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द डेटा एज रेक्टेंगुलर बार्स विद डिफरेंट लेंथ्स। और फिर मैंने एक जरा प्रैक्टिकली, बजाय इसके कि आपको ड्रॉ करना बताऊं, मैंने कहा ड्रॉ ए सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 5 सिटीज ऑफ द प्रोविंस पंजाब। तो पंजाब के 5 सिटीज का डेटा सेट है। अच्छा, अगर मैं यहां से पूछूं ना आपको कि जी क्या मुल्तान में इस डेटा में जो नंबर ऑफ पर्संस है वो मुल्तान के ज्यादा है या रावलपिंडी के, तो इसको देखने की बजाय अगर आप फौरन ये ग्राफ देखते हैं, तो क्या हम फौरन नहीं गेस करके बता सकते, अच्छा जी सबसे ज्यादा लाहौर में, देन रावलपिंडी, देन फैसलाबाद, देन मुल्तान, देन सरगोदा। अभी शायद आपने डेटा रीड करना स्टार्ट किया, अभी आपने डेटा पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने फौरन बता दिया कि जी किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें उससे कम है, किसमें उससे कम है, तो आपने फौरन बता दिया। यही ग्राफिकल वे का प्रेजेंटेशन का एडवांटेज होता है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे सिटीज लिख ली है, नंबर्स दैट इज द फ्रीक्वेंसी, और जिसकी जितनी ज्यादा ये 10,355 तो उतनी बार, ठीक है ना। तो सिंपल बार चार्ट इज द मोस्ट सुटेबल ग्राफ व्हेन वी वांट टू प्रेजेंट द डेटा दैट फॉर जस्ट वन वटेर। यहाँ पर किस चीज का डेटा लिया जा रहा है, यहाँ पर आपको लिखी जा रहा है रेजिडेंशियल सिटी आपका कौन सा है, रेजिडेंशियल सिटी, सिर्फ एक क्वालिटेटिव वेरिएबल, बस उसका रेजिडेंशियल सिटी पूछ रहे हैं। वो आगे कैटेगरी 5, ऐसे 5 वेरिएबल नहीं आप बोलेंगे, इसे कैटेगरीज बोलेंगे, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, दीज आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है जी। नाउ द मल्टीपल बार चार्ट। अब मल्टीपल बार चार्ट नोट करें, डेटा स्टिल क्वालिटेटिव है, वही पॉपुलेशन लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, ये कोई मैंने डेटा इकट्ठा किया, 10,355 इज द टोटल। उस डेटा में टोटल इतने लोग जो हैं वो लाहौर से थे, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, लेकिन उसकी आगे मजीद डिटेल है,
मेल एंड अ फीमेल अलग-अलग मेंशन है, मेल एंड अ फीमेल अलग-अलग मेंशन है। तो अब कंसर्न ये है कि मुझे ये जो लाहौर का है डेटा, उसमें मुझे इन दो को प्रेजेंट करना है, ऐसा ग्राफ होना चाहिए, इन दो को प्रेजेंट करना है। तो सिंपल इज दैट, लाहौर का डेटा लिया, मेल का एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उसको डिफरेंट कलर कर दिया या शेड कर दिया, और सिमिलरली उसी के ऊपर जो है वो सेकंड ग्राफ भी मैंने पिक किया, दैट इज फॉर द फीमेल, और उसी का भी मैंने बार बना दिया, दो दो बार्स बन गए। अब जरा नोट करें कि आप अगर मैं रिसेंटली मैं मैच की बात करता हूं, तो जब एक टीम खेलती है, लाइक पाकिस्तान ने खेला है, तो उसके बार्स बन गए लेकिन सिंपल बार्स बन गए। जैसे ही दूसरी टीम ने खेला है इंडिया ने, तो उसके भी बार साथ साथ आ गए, कंपैरिजन फौरन। नंबर देखें, नंबर पढ़ना कंपैरिजन में लेकर 40-50 नंबर फर्ज करें, मुश्किल है ना, मैंने 50 ओवर की आपकी बात की है कि 50 ओवर को अगर आप पढ़ने बैठ जाएं, आपको अगर ये भी बता दिया जाए पहले ओवर में इतने रन, दूसरे में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ग्राफ क्यों ना दिखा दिया जाए। कंपनी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, तो 10 साल का 12 साल का आप डेटा है, तो क्यों देखते रहे कि जी इस साल इसका प्रॉफिट कितना था। ग्राफ आपको बता रहा होता है कि जी देखिए यहाँ अप डाउन है, स्टॉक मार्केट कब से स्टार्ट हुई है, इतने में वो बूम पर गई है, वे पे नीचे आ गई है, तो क्या फौरन नहीं आपको पता चला कि आज स्टॉक मार्केट में चला हुआ क्या है, बजाय इसके कि मैं आपको नंबर बताऊं कि जी इतने बजे इतने लाख शेयर का कारोबार हुआ, इतने बजे इतने लाख का हुआ, इतने लाख का हुआ, तो ग्राफ देख के फौरन कहते हैं ठीक है जी हमें पता चल गया 12 बजे के बाद मार्केट जो है वो डाउन पे चली गई थी और इसका बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया था। तो पर्पस यही था कि आपको समझाया जाए कि किस तरह से आप वैल्यू कर सकते हैं। तो मल्टीपल बार चार्ट स्टिल क्वालिटेटिव डेटा सेट के लिए ही प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर आपने उन स्टैटिस्टिक्स को अलहदा अलहदा से प्रेजेंट करना है, हमने मेल को अलहदा से प्रेजेंट करना, क्यों, हमारे लिए दो चीजें आ गई, सिटीज और हर सिटी के अगेंस्ट दो इंफॉर्मेशन, रावलपिंडी दो इंफॉर्मेशन, तो देखें स्टिल उसी तरह से, लेकिन अब एक बार नहीं आ रही, अब ये दो दो बार आ रही, ठीक है, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सरगोदा, तो दो दो बार जो हैं वो हम लोग जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मल्टीपल बार चार्ट इज अ सूटेबल बार व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, मोर देन वन, एक से ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है अगर हमने उसको प्रेजेंट करना हो, तो इसके लिए हम मल्टीपल बार चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब होता यह है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मोस्ट सूटेबल, मैंने वर्ड बोला है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सिंपल बार चार्ट तो बन ही नहीं सकता, इसलिए कि कैरेक्टरिस्टिक की दो रिप्रेजेंट करने, हर सिटी के अगेंस्ट दो है, तो फिर मल्टीपल का मतलब ही ये ज्यादा, हर सिटी के अगेंस्ट दो दो बार। अच्छा, अगर मैं आप फर्ज करें, इस टेबल को नहीं हम मैं देख रहा, मैं टेबल में डिस्कार्ड कर रहा हूं, इस डेटे को देख के बताएं तो टोटल पॉपुलेशन अगर पूछी जाए, टोटल फैसलाबाद की ज्यादा है, तो जाहिर है टोटल मेल फीमेल को इकट्ठा कर दें, और रावलपिंडी की ज्यादा है। टेबल में तो चलें आप कर भी देंगे, लेकिन मैं ग्राफ से पूछ रहा हूं कि वेदर टोटल नंबर फैसलाबाद का ज्यादा है या टोटल नंबर आपके पास रावलपिंडी का ज्यादा, ये अब क्वेश्चन है। ग्राफ वो होता है जो फौरन बताए, फौरन तो शायद आप नहीं बता पा रहे ना मुझे, फौरन एक्चुअली इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ग्राफ में कोई ऐसी चीज नहीं है जो टोटल को रिप्रेजेंट करे, किसी जगह नहीं है। ये तो एक कंपोनेंट है, ये दूसरा है, ये एक है, ये दूसरा है, ये एक है, ये दूसरा है। आप कहें जी वो उनको हम इकट्ठा करके बता रहे हैं, भाई आप तो बड़ी एफर्ट कर रहे हो ना इकट्ठा करके, आपको चले ये तो आपने मुझे बता दिया, फर्ज करे आपको मैं ये पूछूं कि जी एक में मेल इतने हैं, ठीक है, और फीमेल की तादाद जो है वो कुछ ये बनती है। एक दूसरा ग्राफ है, उसमें मेल इतने हैं और फीमेल की तादाद जो है वो ये वाली बनती है। अब हमें नहीं पता कि ये ज्यादा कौन सा नंबर बनेगा, उसमें मेल थोड़े ज्यादा है, फीमेल थोड़ी कम है, उसमें फीमेल थोड़ी ज्यादा है, ये फीमेल है, ये यहाँ तक है, ये कहीं ये फीमेल्स की तादाद लिटिल बिट कम है, मेल यहाँ तक है लिटिल बिट ज्यादा, लेकिन हम कंफ्यूज हैं, अब क्या करें, ठीक है ना।
तो ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए जो हमें सोचने का तो मौका ना दे, ये ना कि अच्छा फास्ट फूड है जी 3 घंटे के बाद आ रहा है, वो कौन सा फास्ट फूड है जो 3 घंटे में तैयार होके आएगा, इससे तो अच्छा था आप वैसे ही हंडिये बना लेते। हाँ, तो ग्राफ वो होना चाहिए जो प्रेजेंट करे। तो आइडिया क्या है, ऐसा डेटा जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अलग-अलग तो प्रेजेंट करने ही हैं, लेकिन अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा कर दें, मिला दें, इकट्ठा कर दें, तो आप कहेंगे ये भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनती है, यूजेबल इंफॉर्मेशन। लाइक नंबर ऑफ मेल्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो वाकई बड़ी मीनिंगफुल है, टोटल पॉपुलेशन इज अ सेंसिबल क्वांटिटी। तो फिर क्या आपको करना है, फिर आपको अपना ग्राफ चेंज करना है, और उसके लिए जो ग्राफ हमें बनाना है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो, दैट ग्राफ नेम इज कंपोनेंट। एक्चुअली ये बार ग्राफ की ही 3 कैटेगरीज है, सिंपल व्हेन देयर इज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, मल्टीपल व्हेन देयर आर मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, component then there are more than one characteristic, but the addition or the summation of that characteristic is also a meaningful information for that। मैंने लफ्ज बोल रहा हूं मीनिंगफुल। अब देखें क्या करना है, आपने लाहौर पे एक ग्राफ ड्रॉ किया मेल के लिए, बस मल्टीपल में क्या करते हैं, हर अगला ग्राफ जो कि लाहौर पे ही बनना है, आपने उसको बेस से स्टार्ट किया, यहां से अब कह दिया ये फीमेल। लेकिन इस ग्राफ में आपने सिंपली ये करना है कि जब एक ग्राफ कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा ग्राफ उतनी लेंथ का, लेंथ नहीं आपने काम करनी, यानी कि जो है कर लेना ऐड उसको कि 5385 ये 5385 है, इसमें वो चीज ऐड कर ले 490। आप कहेंगे जब 10,355 तक पहुंचूंगा तो ये 10,355, तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या करना, जस्ट एक बार के ऊपर स्टैक कर देना है, यानी कि एक बार की टॉप पे दूसरा बार प्लेस कर दें, एंड सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द सिटी। मेरा ख्याल क्लियर हो गया कि इसको कंपोनेंट क्यों कहते हैं। तो ये आप समझ लें ये टोटल एक बार है, उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा दूसरे को, तो आप कहेंगे फिर टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल पॉपुलेशन। अब देखें कितना क्लियर हुआ, फौरन आपने कहा कि ओके जी देखने की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि जी टोटल किसमें ज्यादा है, मेल किसमें ज्यादा है, फीमेल किसमें ज्यादा, तो बहुत ज्यादा क्लियर है। तो कंपोनेंट बार चार्ट हम उस वक्त प्रेफरेबली ड्रॉ करते हैं when we have to present more than one characteristics one thing, but most importantly the addition of that component is also a meaningful, यानी कि उनका वो जो 2 कंपोनेंट दिए हुए हैं जिनको हमने प्रेजेंट करना कंसर्न था, उनको अगर आप ऐड कर लेंगे तब भी वो एक यूजफुल मीनिंगफुल रिजल्ट जो है वो आपके लिए बनेगा। चले अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखने लगा हूं, मैंने आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा कि जी आप उसे ड्रॉ करें, मैं ये डिमांड नहीं कर रहा, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना है कि जी मैं एक डेटा लिख रहा हूं, आप क्या समझते हैं कौन सा ग्राफ इसके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो डेटा हम लिख रहे हैं, द फॉलोइंग डेटा represent runs of 2 teams। तो 2 टीम थे, उनके रन्स की तादाद है, ओवर्स 1 2 3 4 एंड 5। फॉर एग्जाम्पल 5 ओवर के मैच का ही डेटा मैंने प्रेजेंट करना, प्रेजेंट मैंने करना है पाकिस्तान के रन्स 3 उसने फर्स्ट ओवर में किए, सेकंड में उसके 5 रन्स थे, तीसरे ओवर 0 मिडन गया, देन 7 रन्स थे और देन 10 रन्स, एंड देन द सेकंड टीम इज इंग्लैंड, उसके पहले ओवर में 2 थे, फिर 10 थे, फिर 1 था, फिर 4 रन्स किए और फिर 3 रन्स। आपको मैंने बस ओपन ऑफर दी है, प्रेजेंट्स द डेटा अगेंस्ट रन्स ओवर्स। अब आप खुद सोचेंगे कि मैंने आपको कहा कि ओवर्स के अगेंस्ट आपने पाकिस्तान और इंग्लैंड के रन्स को प्रेजेंट करना है,
तो कौन सा आप अभी तक आपने सिर्फ तीन ही ग्राफ पढ़े हैं, सिंपल, हर मल्टी। कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ इस डेटा पे सूटेबल रहेगा। वर्ड सर मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट आप कहते हैं सूटेबल रहेंगे। सर मल्टीपल बार चार्ट। सर मल्टीपल। जी जैन। सर मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चले। अच्छा मैम, मल्टीपल बार चार्ट आप कहते हो सूटेबल रहेगा, व्हाई नॉट द कंपोनेंट बार चार्ट? क्योंकि सर इनमें सामने नहीं करना है। जी आपने मतलब पूछा नहीं है, सामने नहीं करना है इसमें। नहीं, देखें, अगर मैं फर्ज करें आपको ये कह देता हूं कि यहां पर ओवर्स हैं, ये पाकिस्तान के रन्स हैं, ठीक है, 3, और ये इंग्लैंड के रन्स हैं। अच्छा नहीं है कि इसमें आप दो इंफॉर्मेशन दे दें हमें। और सेकंड में 5 और 10, ये पाकिस्तान के रन्स हैं और ये इंग्लैंड के रन्स हैं। तो ये बेहतर नहीं है? हाँ जी, कोई करेगा इसको, इसको क्रिटिसाइज करेगा, ये क्यों ठीक नहीं है? एनीवन? जवाब आप बताओ, अपना माइक ऑन करो। जी सर इसका रीजन ये है कि हमें टोटल रन स्कोर्ड बाय बोथ टीम्स इन सेम ओवर रिक्वायर्ड नहीं है। या आप ऐसा कह लो नॉनसेंस है, रिक्वायर्ड तो चले नहीं है, नॉनसेंस है ये कहना कि जी पाकिस्तान और इंग्लैंड ने पहले ओवर में मिलके 5 स्कोर किया है। क्या कि ये कुछ सेंसेबल है इन दोनों को ऐड करके 5 कहना? ठीक है ना, मैंने वर्ड क्या बोला था कि जी आपके पास अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनका समेशन या इकट्ठा कर लेना, ऐड कर लेना, अगर वो मीनिंगफुल है देन आपने कंपोनेंट में जाना है, लेकिन एज सच कंपोनेंट में नहीं है। अब देखिए इसमें अगर आप कहें इकट्ठा कर लिया तो ये बन तो गया 5, भी एडिशन में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या ये सेंसेबल है? 5 रन क्या मतलब हुआ कि जी इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा था और पहले ओवर में दोनों टीमों ने मिलके 5 स्कोर किया है, दूसरे ओवर में मिलके 10-15 स्कोर किया है। ये तो नॉनसेंस है। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ ग्राफ आने हैं, आपने देखना है कि क्या ये सेंस रखता है इसमें कि कंपोनेंट को तो रिप्रेजेंट करें लेकिन टोटल भी एक वाकई एक बड़ी अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, तो फिर तो ठीक है। तो ट्रू आंसर इसके लिए यही था कि वी शुड ड्रॉ द मल्टीपल बार चार्ट फ्रॉम। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा और क्वेश्चन है, बजाय इसके मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं, मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि कौन सा, चलें क्रिकेट मैच की ही बात कर लेते हैं, कौन सा ऐसा डेटा सेट है जो कि आप ये कहें कि जी इस डेटा सेट को अगर आपने प्रेजेंट करना हो तो सबसे बेहतर ये वाला ग्राफ यानी कि कंपोनेंट बार चार्ट। अगर आपने क्रिकेट मैच में कोई डेटा प्रेजेंट करना हो तो आप कह रहे हैं जी कि ये जो आपने इस वक्त प्रेजेंट किया है ये फलां डेटा हो, तो ये बहुत बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है उस डेटा सेट का। जी बताएं आप, अहमद रजा। जी सर, जब उस टीम की विकेट लिखनी हो, या विकेट इस पे गिरी है इस ओवर में, इस ओवर में कितनी विकेटें गिरी हैं? नहीं, शायद जी उसकी अगर नहीं। तो अगर फर्ज करो मैं ये आपको पूछ रहा हूं तो इधर क्या लिखेंगे? ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो मेरे ख्याल के जी कितनी विकेटें गिरी हैं इसकी कोई सेंस बनेगी। जुनेद आसिम। चले, वो माइक में हल ऊपर नीचे हो रहे हैं। जी चलें, जवाब आप बताओ। सर पार्टनरशिप स्कोर यस, डिस्क्राइब करने के लिए एक और ट्रू पार्टनरशिप स्कोर, एक्सीलेंट रिप्रेजेंटेशन। क्यों यहां पर आ गया
एक बैट्समैन 40 रन, जो भी है ना, फर्स्ट करें, और ये है जी दूसरा बैट्समैन 10 रन, तो टोटल क्या प्रेजेंट किया, टोटल सेंसेबल है, सेंसेबल है। ये इसका क्या मतलब है जी कि दोनों बैट्समैनों ने मिलके पहली पार्टनरशिप में, तो ये पार्टनरशिप स्कोर है। और अक्सर आपको वो हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं, एक्चुअली ऐसे करके दिखा देते हैं कि जी एक बैट्समैन की कंट्रीब्यूशन है और ये दूसरे बैट्समैन की कंट्रीब्यूशन है, तो एक्सीलेंट, ठीक है ना। हमें इन चीजों का पता चल गया कि कब हमें प्रेफरेबली सिंपल बार चार्ट करना है, कब हमें प्रेफरेबली मल्टीपल करना है, जब कंपोनेंट तो एक से ज्यादा हो लेकिन उनका कोई समेशन कोई मीनिंगफुल नहीं रखता, जैसे पहले बात की थी ना। तो लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा जी, इतनी इंपोर्ट हुई है, इतनी एक्सपोर्ट हुई है, तो शायद बिजनेस वाले कहते हैं जी टोटल इंपोर्ट में एक्सपोर्ट जमा कर दें तो क्या बन गया। अगर वो कहते हैं जी ये चीज बनती है, ये भी एक है इंफॉर्मेशन हमारे मुताबिक, तो जरूर उसको कंपोनेंट बार चार्ट। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इकट्ठा कर दिया, ये तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो देन हम कह सकते हैं कि ओके, फिर आप लादा बताएं कि जी इस साल इंपोर्ट कितनी की पाकिस्तान ने फलां चीजें, एक्सपोर्ट कितनी की, टोटल कोई मायने नहीं रखता, तो फिर हम उसको प्रेजेंट नहीं करें। ठीक है जी। तो इससे ज्यादा कि आप ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं आएगा ड्रॉ द सिंपल बार चार्ट या मल्टीपल बार चार्ट, बल्कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आया था, फॉर विच टाइप ऑफ डेटा सिंपल बार चार्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, और नीचे लिखा हुआ था क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट, तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए। ठीक है, तो बाकी जो ग्राफ है वो इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। ग्राफ नहीं बल्कि दो चीजें कवर कर रहे हैं हम लोग, एक टेबल और एट द सेम टाइम फिर हम उसका ग्राफ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो कल भी देखें कि उसी तरह से टेबल बन रहे हैं, राइट ना, टेबल और फिर उसी तरह से ही ग्राफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना आप रीड जरूर किया करें, चाहे समझ आए ना आए, तो 5-7 मिनट लगा के जी कल क्या होने जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट डे, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना आपको, तो फिर आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है जी, चले जी आज के लिए दैट्स एनफ।